जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको जो कल मैंने आपको भाबर, बांगर, खादर और तराई, इन क्षेत्रों को मैंने कल आपको समझाया था और आज उसके आगे अपन पढ़ने वाले हैं। हम प्रवेश कर चुके हैं मैदानों में। उत्तर की जो हिमालयी श्रृंखलाएं थी, उसके बाद उसके जैसे ही नीचे उतरते हैं तो आपको उत्तर भारत में मैदानी संरचना आपको देखने को मिलती है। देखिए आप, ये भारत है। भारत में आपने यहाँ पर जो है ना हिमालय पर्वत पड़ा है। आपने हिमालय पर्वत के ठीक नीचे आपको ये पूरा का पूरा ये पुराना पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से पूरे में ये मैदानी संरचना आपकी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है और यहाँ से पूर्व में भी जाती है। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। तो ये पर्वत पादीय क्षेत्र से यहाँ से ये हिमालय की श्रृंखला शुरू होती है। तो आप ऑन मैप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिमालय के ठीक नीचे लगा हुआ ये एक बृहद बड़ा मैदानी संरचना है, उसके नीचे पठार बनाती है। इन मैदानों को की जो दक्षिणी सीमा है, यहाँ पर हम देखें तो ये बनाती है अरावली पर्वत, यहाँ पर बनाती है विंध्याचल पर्वत और यहाँ पर बनाती है राजमहल की पहाड़ियाँ। सो राजमहल की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, ये वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा है। और इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको? मैदान, और उसके ऊपर मिलेगा आपको हिमालय। अब जब आप हिमालय से नीचे उतरते हैं तो आपको जो चार संरचनाएं कल मैंने आपको बताई थी, इनमें से दो संरचनाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं। हिमालय से जैसे ही आओगे आप, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो 8 से 16 किलोमीटर के बीच का होता है, ये भाबर क्षेत्र कहलाता है। मैंने आपको कल बताया था, ये यहाँ पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं और ये नदी अपने साथ में बहाकर लाए गए सेडिमेंट से यहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं। इसके बाद में जब नदी, यहाँ पर नदी अदृश्य हो गई है, और इसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है, जो आपका 15 से 30 किलोमीटर तक भी हो सकता है, ये वाला क्षेत्र तराई का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ नदियाँ पुनः ऊपर आ जाती हैं और ये नदियाँ यहाँ पर एक दलदलीय टाइप का क्षेत्र बनाती हैं, जिसमें कई प्रकार की वेजिटेशन उग जाती है और यहाँ पर कीचड़ मची रहती है और यहाँ पर दलदली क्षेत्र होने की वजह से मच्छरों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है और इसलिए यहाँ पर खेती किसानी नहीं हो सकती, परंतु इस भूमि का ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो हो सकती है। देन इसके बाद में बांगर और खादर के क्षेत्र अपन ने देखे थे। खादर का क्षेत्र वो कहलाता है जो नदियों के दोनों तटों पर, वह क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है, वह खादर क्षेत्र कहलाता है। खादर, खाद से याद रखिए कि उसमें न्यू एलुवियल सॉइल आती है, वो दैट इज कॉल्ड खादर, एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल कॉल्ड इज बांगर। बांगर में पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपको मिलती है। तो मैं, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसका निर्माण निश्चित रूप से प्रायद्वीप में बहने वाली नदियों, प्रायद्वीप मतलब ये पठारी क्षेत्र से बहने वाली नदियों और हिमालय से आने वाली नदियों ने इस पूरे बीच वाले क्षेत्र में, जहाँ पर एक गर्त था, एक गड्ढा था, तो उस गड्ढे में उन नदियों द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स थे, उन सेडिमेंटों के निक्षेपण मतलब डिपोजिशन से जो ये गड्ढा भर गया और गड्ढा भर जाने के कारण उत्तर भारत का विशाल मैदान बना। अगर अपन एक देखें कि एक चित्र अपन ऐसा बना सकते हैं कि ये हिमालय है, हिमालय की बाजू में ये गर्त है और गर्त के नीचे से ये आपका प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पर शुरू हुआ। अब यहाँ से बहने वाली नदियाँ इसमें जा रही थीं और हिमालय की नदियाँ भी इसी में डिपॉजिट हो रही थी। धीरे धीरे करके ये गड्ढा जो है ना, वो धीरे धीरे भरता गया और भरते भरते ये पूरा भर गया और उसी वजह से ये जो नदियाँ थीं, जो हिमालयी नदियाँ थीं, लाइक गंगा, यमुना एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड यमुना, ये सब की सब इसी गर्त में गिर रही थी और ये फिर उसके मैदान के ऊपर से बहने लगी। तो भारत के जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, वास्तव में उस भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो आकृति है 43% वो मैदान है, लेकिन उसमें तटीय मैदान भी शामिल हैं। लेकिन हम देख सकते हैं ये सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा
सघन जनसंख्या का क्षेत्र है। सो आप मैदानों के इस महत्व को आप समझ सकते हैं कि मैदान क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले जो बसाहट होती है वो मैदानों में होती है। मैदान ही राजनीति का केंद्र भी होते हैं, अधिक जनसंख्या का केंद्र होते हैं। और भारत में तो विभिन्न धर्मों का जो विकास है, उद्भव है, वो सब उत्तर भारत के विशाल मैदान से ही हुआ है। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ ये मैदान है। 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है उत्तर भारत का विशाल मैदान। यहाँ पर ये भी एक इसकी संरचनात्मक विशेषता है। रचना के आधार पर ये मैदान जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहले तो भाबर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, बांगर और खादर क्षेत्र है। सो आपने इसको देख लिया है। अब मैं आपको एक्चुअल में मैदान की तरफ ले चलता हूं और मैदान से संबंधित जो बातें हैं, और आप यदि मेंस भी लिख रहे हैं, पीएससी का मेंस लिख रहे हैं, उसके लिए भी ये काफ़ी लाभदायक होगा कि आप शॉर्ट नोट अगर आ जाता है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के भराव से या निक्षेपण से इस मैदान का निर्माण हुआ, या इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ, जो कि एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है ना। सो और इसका क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब हम आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं ये वाले। देखिएगा कुछ ही पिक्स हैं, आप देखिए कि इसकी जो संरचना आपको दिखाई दे रही है वो किस तरह से दिखाई। तो मैदान का ये वाला जो भाग है, यहाँ पर ये सकरा हो गया है, ये मात्र यहाँ पर 150 किलोमीटर है, जबकि यहाँ पर ये 300 से ज़्यादा किलोमीटर का हो जाता है, 300 किलोमीटर से ज़्यादा का हो जाता है। सो यहाँ पर पश्चिम में ये चौड़ा है, बीच में ये सकरा हो जाता है, और पूर्व में जाकर के ये फिर से चौड़ा हो जाता है। तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर है ना। इसकी चौड़ाई लगभग 3200 किलोमीटर है और 150 से लगभग 400 किलोमीटर तक ये चौड़ाई रखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस तरह से आप, और ये कितने वर्ग किलोमीटर में, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है ना। अच्छा, 150 से 300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी दक्षिणी सीमाएं कौन बनाता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये देखिए दक्षिणी सीमा बनाता है अरावली पर्वत, यहाँ पर अरावली पर्वत बनाता है, यहाँ पर विंध्याचल बनाता है, विंध्याचल पर्वत, और यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती हैं। उत्तरी सीमा तो हिमालय ही बनाता है, और हिमालय से नीचे उतरते समय आपको ये आकृतियाँ मिलती हैं। सो आपने इतना इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आ जाती है वो बात है आप इसका प्रादेशिक विभाजन करना होता है। एक बात तो तय है कि इस प्रकार की जो जलोढ़ मैदान बना हुआ है, इसमें जलोढ़ मिट्टी मतलब एलुवियल सॉइल की मोटाई काफ़ी ज़्यादा होगी, निश्चित रूप से ज़्यादा होगी, क्योंकि आखिरकार ये वाला जो गड्ढा भरा है ये पूरा का पूरा जलोढ़ मिट्टी से ही भरा हुआ है ना। सो पूरे ओवरऑल पूरे मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, तो एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में भी सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही मिलती है। सो अब अपन एक बात देखें कि इसका अगर अपन प्रादेशिक विभाजन करें, अब देखो शॉर्ट नोट 200 वर्ड में आता है, या प्रीलिम्स के हिसाब से भी आपको इसमें सीधे मैं आपको फैक्ट बताऊंगा सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ें होती हैं। सो आपको अगर आप मैप बनाना जानते हैं तो आप मैप बना के इसकी प्रादेशिक विभाजन को कर सकते हैं। सो हम देख सकते हैं कि भारत के जो उत्तर भारत के विशाल मैदान को आप मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 या 4 भागों में बांट सकते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। अब अपन इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन कुछ आप इस तरह से करिएगा कि सिंपल क्लासिफिकेशन, पहले राजस्थान का मैदान, तो ये वाला जो राजस्थान, अभी मैं चित्र में भी आपको बता दूंगा, राजस्थान का मैदान। दूसरा हो जाएगा आपका पंजाब का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान हो जाएगा, पंजाब हरियाणा का मैदान। और तीसरा आपका हो जाएगा गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और गंगा के मैदान के बाद लास्ट हो जाएगा
ब्रह्मपुत्र का मैदान। याद रखिएगा, जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो इन फ्लो डायग्राम का खूब ज़्यादा आप इस्तेमाल करें, है ना। फ्लो डायग्राम में शब्द कम जाते हैं और आप मटेरियल ज़्यादा दे सकते हैं। तो फ्लो उत्तर भारत के विशाल मैदान का आपने इस तरह से डिवीजन कर दिया। अब देखिए, अब एक एक जो मैदान है, जैसे राजस्थान है, पंजाब हरियाणा है, गंगा मैदान, इनके सब डिवीजन भी हैं, इसकी एक ब्रांचेस बनती हैं। तो हम पहले आपको एक एक मैदान के बारे में जो जरूरी बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे कि उसको एक फ्लो डायग्राम में जितनी अधिक इन्फॉर्मेशन दे सकें उतनी अधिक इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। शुरुआत हम करते हैं पंजाब हरियाणा के मैदान को, जिसको हम एक और नाम देते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियों का मैदान, सिंधु का मैदान। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत का विशाल मैदान वास्तव में एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर के इस मैदान का निर्माण करती हैं। सो अब हम इनके जो क्लासिफिकेशन है उसको हम समझते हैं एक एक करके, है ना। तो आप एक बात देखिएगा कि आपको जो ये मैदान आपको दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ा सा आप अपनी पेन कॉपी में इस मैदान को ड्रॉ करिएगा। ये वाला जो मैदान है यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है, ये वाला है राजस्थान का मैदान, ये राजस्थान का मैदान है। अब राजस्थान के मैदान का थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान में भी है, शेष यहाँ पर है। इसके लगा हुआ ये वाला जो चौरस मैदान आपको दिखाई दे रहा है, ये है पंजाब हरियाणा का मैदान, है ना। तो ये भी पाकिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं। उसके बाद आ जाता है ये बड़ा विशाल हिमालय की तलहटी से लगा हुआ एक बड़ा मैदान आ जाता है, ये वाला, ये पूरा का पूरा, ये है ना, ये वाला मैदान। ये वाला जो मैदान है इसको कहते हैं हम गंगा का मैदान। निश्चित रूप से सभी मैदानों में गंगा का मैदान सबसे विस्तृत है, और उसके बाद में ये दूर तक ये फैला हुआ, असम तक फैला हुआ है, ये वाला है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आप देखें, नंबर 1 राजस्थान का मैदान, नंबर 2 पंजाब हरियाणा का मैदान, नंबर 3 गंगा का मैदान, और नंबर 4 ये हो गया ब्रह्मपुत्र का मैदान। निश्चित रूप से ये जो नदियां हैं, इन नदियां अपने साथ में लाई सेडिमेंट से इन मैदानों का निर्माण किया है, और इसमें इनकी सहायक नदियों का भी योगदान रहा है। सो अब अपन एक एक करके इन मैदानों को हम पढ़ते हैं। ये नदियों के हिसाब से भी आपको यहाँ पर ये मैदान दिखाई दे रहा है कि ये देखिए आप, ये राजस्थान का मैदान है, यहाँ पर आपका पंजाब हरियाणा का मैदान है, ये गंगा का मैदान बना, और ये ऊपर ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ पर बना है। चलिए तो हम देखते हैं, एक एक करके हम मैदानों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब हरियाणा के मैदान की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने जो मैदान बनाए हुए हैं वो किसके अनुसार बनाए, नदियों के हिसाब से बनाए, तो इसको हम सिंधु का मैदान भी कहा जाता है, इसे सिंधु का मैदान भी कहते हैं। तो पंजाब हरियाणा का मैदान में सिंधु और उसकी सहायक नदियों का योगदान रहा है। तो सबसे पहले आपको एक बात जानना जरूरी है कि ये सिंधु गंगा का मैदान को पंजाब का मैदान भी कहते हैं। पंजाब का मतलब, पंजाब में आब शब्द आया है, आब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, दो आब कहते हैं। जब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दो आब कहते हैं तो 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। तो पंजाब में कई सारे दो आब बनते हैं, पंजाब में कम से कम 5 दो आब बनते हैं। तो ये जो मैदान है, जिस मैदान में, पंजाब मैदान में ज़्यादातर बांगर मिट्टी पाई जाती है, तो अपन हम कंक्लूजन निकालेंगे कि इसमें ज़्यादातर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बांगर मिट्टी पाई जाती है, बांगर मिट्टी, है ना। तो बांगर मिट्टी को पंजाब में धाया कहते हैं, धाया। जबकि यहाँ पर मिलने वाली जो खादर मिट्टी है, जो नदियों के आसपास मिलती है, उसको हम बैट कहते हैं, बैट। तो पंजाब में धाया और बैट ज़्यादातर पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब का ये जो मैदान है ये हरित क्रांति का भी क्षेत्र रहा है। हरित क्रांति के चक्कर में यहाँ पर खूब सिंचाई करी गई, और सिंचाई करने के कारण इसमें अंडरग्राउंड वाटर का खूब इस्तेमाल किया गया। अंडरग्राउंड वाटर के इस्तेमाल करने से इसमें यहाँ की जो मिट्टी है उसमें लवणीयता और क्षारीयता का प्रवेश हो गया, और यहाँ पर मिट्टी की ऊपरी सतह पर
जो सफ़ेद नमक जैसी परत बन जाती है, उस परत के कारण मिट्टी अनुपजाऊ सी हो गई है। इसको रेह कल्लर या ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पंजाब की काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है और ये जलोढ़ मिट्टी है। सो यहाँ पर बनने वाले जो दोआब हैं, ये निश्चित रूप से काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र हैं। तो दोआब समझने के लिए पहले हम नदियाँ और उसकी सहायक नदियों को स्पष्ट तौर पर देख लेंगे और इसी आधार पर बनते हैं पंजाब के मैदान के दोआब। यही सबसे महत्वपूर्ण है और यही पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले आप नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के आधार पर बनने वाले दोआबों को देखिए। ये कौन सी नदी है? इंडस नदी, मतलब सिंधु नदी है ये, इंडस नदी, सिंधु नदी। अब इसकी जो सहायक नदी है एक, वो है सतलुज। लेकिन एक बात अभी आपको क्लियर हो जाएगी, सिंधु नदी, ये जो दूसरी नदी बनाई ये व्यास नदी है, सतलज व्यास। ये वाली नदी है रावी नदी, और ये वाली नदी है चिनाब नदी, और ये वाली नदी है झेलम नदी। ठीक है, ये झेलम नदी है। आप एक बात देखिएगा कि इसमें जो सबसे एक ही नदी जो है ना जाकर सिंधु में मिल रही है, और उसका नाम है चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। बाकी कोई भी नदी उसमें डायरेक्ट नहीं मिल रही है। तो आप देखें नीचे वाली नदी कौन सी है? सतलज नदी, सतलज। ये वाली कौन सी है? व्यास नदी। ये वाली कौन सी है? सतलज व्यास। रावी नदी, रावी। और इसके ऊपर कौन सी है? चिनाब नदी। और इसके ऊपर कौन सी है? झेलम नदी, झेलम नदी। और ऊपर वाली तो सिंधु ही है। तो इसके बीच बनने वाले ये एक दोआब ये बन गया है ना, एक दोआब ये बन गया, 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 और एक दोआब ये बन गया। आप देख रहे हैं कि 5 दोआब ये बन रहे हैं। ये इस मैदान की सबसे बड़ी विशेषता है। अब आपको इन दोआबों के नाम से मैं बता रहा हूँ। इनके नाम, इन दोआबों के नाम इन नदियों के नाम पर ही रखे गए हैं। इजीली आप इनको सीख सकते हैं। जैसे इसको हम नंबर 1 दोआब बोल देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। तो ये 5 दोआब आपके हो जाएंगे। नंबर 1 दोआब जिसका नाम है विस्त दोआब। क्या नाम है? विस्त। विस्त का मतलब हुआ व्यास और सतलुज के बीच में, व्यास और सतलुज के बीच में बनने वाला दोआब। तो वी से व्यास और एसटी से सतलुज। दूसरा दोआब देखें, दूसरा दोआब है व्यास और रावी के बीच में, वो है वारी दोआब, वारी दोआब। देखो व्यास का वा ले लिया और आराई रावी का ले लिया, तो ये कौन सी नदियां हैं? व्यास और रावी। तो आपने देख रहे हैं कि चिनाब नदी में ही सारी नदियां मिल रही। व्यास नदी सतलुज में मिलती है और बाकी नदियां चिनाब में मिलती हैं, चिनाब सिंधु में मिलती हैं। इनको याद रखने के लिए, इनका क्रम याद रखने के लिए भी मैं एक उपाय बताऊंगा। नंबर 3, नंबर 3 देखिए, रावी और चिनाब के बीच में रेचना दोआब, रेचना, रेचना दोआब। रेचना दोआब रावी और चिनाब के बीच में बन रहा है। रावी और चिनाब के बीच में रेचना। तो रावी का रा ले लिया और चिनाब का चना ले लिया, तो रेचना दोआब हो गया। और चौथा है चाज दोआब, चाज, चाज दोआब। चिनाब का चा ले लिया और झा ले लिया झेलम का, तो चिनाब और झेलम के बीच में है, चिनाब एंड झेलम के बीच में है, चाज दोआब हो गया, है ना। और ऊपर वाला जो दोआब है उसका नाम है सिंध सागर दोआब। तो ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला है, याद हो जाएगा आपको, सिंधु सागर दोआब। ये झेलम और सिंधु के बीच में है, झेलम और सिंधु नदी के बीच में है, झेलम और सिंधु नदी के बीच में है, ले लीजिए। तो आप एक बात देखिए कि सबसे बड़ी विशेषता, इसी को हम मिला के पंजाब का मैदान कहते हैं। इनको याद रखने के लिए आप याद रखना सव्याराज। एक मिनट यहाँ पे बता देता हूँ, देखिएगा, सव्याराची झेसी, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु। सो
आपको ये नदियाँ याद हो जाएंगी और इनके बीच में बनने वाले जो दोआब हैं वो भी याद हो जाएंगे। सतलज और व्यास के बीच में, सतलज और व्यास के बीच में बताइए कौन सा है? विस्त दोआब। तो यहाँ विस्त हो गया, विस्त। व्यास और रावी के बीच में वारी दोआब, वारी दोआब हो गया। रावी और चिनाब के बीच में रेचना दोआब हो गया, रेचना, रेचना दोआब हो गया। फिर चिनाब और झेलम के बीच में चाज दोआब हो गया। और झेलम और सिंधु के बीच में सिंध सागर दोआब हो गया। ये देखिए, तो ये इस तरह से आपके ये पंजाब हरियाणा का जो मैदान है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें दोआब बनते हैं। 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पर दोआब बनना। तो निश्चित रूप से इस उपजाऊ मैदान में ही सबसे पहले हरित क्रांति लॉन्च की गई थी। तो आज मैंने आपको पंजाब हरियाणा का उपजाऊ मैदान के बारे में जानकारी दी है। कल मैं सेपरेटली राजस्थान, गंगा के और ब्रह्मपुत्र के मैदान की जानकारी दूंगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ये पार्ट 2 में मैं आपको शेष मैदान बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।